और आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले लगभग एक महीने से योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अफवाहों का बाजार गर्म था। अफवाहों की धूल अब छटेगी क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश से सीधे दिल्ली। ये देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जो लखनऊ से उड़ान भरी और उसके बाद दिल्ली पहुंचा योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। योगी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जो दिल्ली में लैंड कर चुका है। योगी दिल्ली आ गए तो सवाल यह है कि इस हेलीकॉप्टर के पंखे से जो धूल उड़ी इसने अफवाहों की धूल को छाट दिया है क्या? बड़ी बात यही आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल अफवाहें क्या थी। योगी और मोदी को लेकर न जाने कितनी अफवाहें थी। यह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि योगी ने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हटा दी हैं, यानी योगी और मोदी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। यह अफवाह उड़ाई जा रही थी, लेकिन योगी अब प्रधानमंत्री मोदी से कल मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ आज मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह से। ये देखिए तस्वीरें। तो क्या सब कुछ सामान्य है? 90 मिनट 1.5 घंटे तक योगी और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। इस 90 मिनट में क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या जो इतने दिन से अफवाहें उड़ाई जा रही थी, झूठ परोसा जा रहा था, बहुत से लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे झूठ के बहाने, वो अब खत्म हो जाएगा। देखिए जरा रिपोर्ट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं और इस मुलाकात में क्या बात होगी, देखिए इस रिपोर्ट। अफवाह गैंग चुप। अमित शाह से मिले योगी। पीएम मोदी से मुलाकात कल। दिल्ली में तापमान गर्म है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने के बाद यहां का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। योगी कल मोदी से मिलेंगे। मुलाकात होगी, लेकिन क्या बात होगी इस पर सस्पेंस है। लेकिन इस मुलाकात से पहले योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन सभी अटकलों की हवा निकाल दी जो पिछले कई दिनों से अफवाह गैंग फैला रहा था। शुक्रवार को योगी केवल पीएम से ही नहीं मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। यानी अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे पर वो पार्टी के 3 बड़े नेताओं से मिल लेंगे। बताते हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक होगी। 2 दिवसीय योगी का दौरा है। क्या अटकलें हैं, क्या मुलाकात में होने वाला है, सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज अमित शाह से हो गई है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। ये देखिए जरा, कुछ यही स्थिति होगी। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ बैठे होंगे। कुछ इसी तरह मुलाकात होगी। सबसे पहले आपको बताएं अटकलें क्या हैं कि मुलाकात में क्या कुछ बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब योगी आदित्यनाथ होंगे तो एक अटकल यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो कई मंत्रियों को संगठन में चुनाव की तैयारी के लिए भेजा जा सकता है। कुछ इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन में बदलाव की अटकलें हैं, यानी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नए सिरे से तय हो सकती है। नए पदाधिकारी बनाए जा सकते हैं और जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। बीजेपी के लिए चुनाव बड़ा है क्योंकि इसके बाद 2024 के लिए आम चुनाव के लिए काफी कम वक्त होगा। ऐसे में पार्टी को उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करना होगा, तभी बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान होगा। ऐसे में अटकल यह है कि पार्टी विधानसभा चुनाव की पुख्ता रणनीति बनाने में जुटी और इसलिए योगी दिल्ली में है। तो इस तरह से यह मुलाकात होगी योगी और मोदी के बीच। अटकलें यह भी हैं कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में प्रदेश में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए योगी दिल्ली आए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। दुनिया भर में इस बात की आशंका है कि कोरोना की 3rd वेव कभी भी आ सकती है और इससे भारत अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी विचार के लिए योगी को दिल्ली बुलाया गया है। फिलहाल हालात ये हैं कि कोरोना को वैक्सीनेशन से ही रोका जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी का प्रॉपर इलाज अभी डेवलप नहीं हो पाया है। ऐसे में 20 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन ड्राइव बेहद जरूरी है और हो सकता है कि इस पर भी विस्तार से चर्चा हो इस बैठक में।
ताकि वैक्सीनेशन के काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो ये अटकलें हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात में यह सब हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे अफवाह गैंग की कहानियां क्या हैं। अब तक अफवाह गैंग क्या कहानियां बना रहा था, प्रधानमंत्री मोदी और योगी मिलने वाले, लेकिन देखिए कहानियां क्या बन रही थी। कहानियां थी अफवाह गैंग की। पहले कहानी क्या थी? सीएम चेहरा नहीं होंगे योगी, पहली कहानी ये थी। इसके बाद योगी के नाम पर बीजेपी हार जाएगी। अफवाह गैंग कह रहा था कि योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ी तो चुनाव हार जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बर्थडे पर ट्वीट नहीं किया। अफवाह गैंग का कहना था पीएम ने बर्थडे पर ट्वीट नहीं किया, योगी ने ट्विटर से प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी और मंत्रियों विधायकों में नाराजगी है। अफवाह गैंग ये अफवाहें अब तक उड़ा रहा था। पार्टी ने योगी सरकार का फीडबैक लिया है और जब पार्टी ने यह ऐलान कर दिया, पार्टी ने क्या ऐलान किया देखिए जरा, कि योगी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो अफवाह गैंग क्या कह रहा है? योगी बीजेपी की मजबूरी है। अफवाह गैंग कह रहा है कि बीजेपी के पास दूसरा चेहरा नहीं, यानी पहले कह रहा था इस चेहरे के साथ लड़े तो चुनाव हार जाएंगे, अब कह रहा है यही चेहरा है, यही मजबूरी है। तो अफवाह गैंग अपने हिसाब से इसे तोड़ मरोड़ रहा था। आइए आपको बताते हैं कि अफवाह गैंग को आखिर योगी नापसंद क्यों है। इसे ध्यान से देखिए जरा, अफवाह गैंग को योगी क्यों नापसंद है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से पहले हालात बेहद खराब थे, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी, लेकिन योगी ने सत्ता में आने के बाद माफिया राज पर नकेल कसी। ज्यादातर माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या सलाखों के पीछे पहुंच गए, और इसलिए अफवाह गैंग को योगी का चेहरा पसंद नहीं आता है। इतना ही नहीं, योगी ने उगाही तंत्र को भी जड़ से उखाड़ दिया। लोगों से हफ्ता वसूली, डरा धमका कर पैसे वसूलने के मामले अब ना के बराबर हो गए, और ऐसे में लाजमी है कि ऐसे लोगों को योगी कभी पसंद नहीं आ सकते हैं। यह वजह है। योगी के आने के बाद हुआ क्या देखिए, सरकारी पट्टे ठेके में ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब कोई मनमानी नहीं कर सकता है। अब ठेके उन्हीं को मिलते हैं जो नियम कानून के हिसाब से डिजर्व करता है। पिछली सरकारों की तरह इस सरकार में कोई मंत्री भ्रष्टाचार की भी नहीं सोच सकता है, और किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो उसे बाहर जाने में देर नहीं लगेगी। ऐसा संभव हो पाया है योगी आदित्यनाथ की वजह से। इसीलिए अफवाह गैंग को योगी पसंद नहीं। पहले नई सरकार आते ही होता क्या था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू हो जाता था, और जो मलाईदार पोस्टिंग के लिए बाकायदा घूस ली जाती थी, बोलियां लगती थी। योगी आदित्यनाथ ने इस पर अंकुश लगाया है, इसलिए अफवाह गैंग को योगी पसंद नहीं। योगी ने प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से भी मुक्ति दिला दी उत्तर प्रदेश को। अखिलेश यादव सत्ता से बाहर है और फिलहाल उनकी वापसी के आसार भी नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, और इन दोनों मायावती कहां है शायद उन्हें भी पता नहीं। योगी आदित्यनाथ की विचारधारा किसी से छिपी नहीं है। योगी हिंदुत्व की लाइन पर चलते हैं और यही बीजेपी की विचारधारा है। उनकी इसी निष्ठा की वजह से संघ भी उन्हें खूब पसंद करता है। योगी उसूलों के पक्के हैं। एक बड़ी वजह यह है, उनके लिए जो सही है वही सही है। वो सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करते, और उनका सिद्धांत है राष्ट्रवाद और जन जन का कल्याण। और इन्हीं वजहों से अफवाह गैंग तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें अब तक हिला नहीं पाया है। तो उनकी नापसंदगी का कारण बनता है ये, और यही अफवाह गैंग की सबसे बड़ी वजह है। लाख कोशिशें कर ले अफवाह गैंग, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले दिन से बीजेपी के स्टार कैंपेनर रहे, स्टार प्रचारक। हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कैंपेन करने के लिए भेजा जाता है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं देखिए जरा, ये बंगाल की है। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे थे। बहुत अच्छे नतीजे बेशक बीजेपी के लिए ना आए हो, लेकिन 3 सीट से 70 सीटों तक पहुंचना यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए हमेशा प्रमुख रहे हैं। न सिर्फ बंगाल, बल्कि मैं आपको बताऊं असम की तस्वीरें। असम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी यहां भी स्टार कैंपेनर थे, और शायद ही आपको कोई और दूसरा मुख्यमंत्री याद आए बीजेपी में जिसे इस तरह से स्टार कैंपेनर बनाकर हर राज्य में जरूर भेजा जाता हो। असम में योगी प्रचार कर रहे थे और असम के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। न सिर्फ असम और बंगाल, बल्कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बिहार चुनाव की। बिहार में भी योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक में शुमार थे। बिहार में जाकर प्रचार कर रहे थे, और बिहार के नतीजे आपको पता है, शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं दरअसल अफवाह गैंग अफवाह क्यों उड़ा रहा है। क्योंकि योगी सब पर भारी।
जब योगी को हरा नहीं पाते चुनाव में और काम में तो ये अफवाह उड़ाते हैं। योगी कैसे सब पर भारी है आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी का कोई जवाब नहीं है। पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि कोई उनके आसपास भी नहीं फटकता है। ये 4 नेता आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत के प्रमुख चेहरे हैं। ये योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं 2017 योगी सब पर भारी, कुल सीटें 403 सीटें उत्तर प्रदेश में। देखिए बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, 312 सीटें। बेशक योगी के चेहरे पर यह चुनाव न लड़ा गया हो, लेकिन 312। अब आप खुद समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितना आगे हैं बाकियों के मुकाबले। और अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली, बसपा को सिर्फ 19 सीटें और कांग्रेस को 7 सीटें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा योगी के कद में और बाकियों के कद में। अब होगा क्या कि योगी बाकियों के मुकाबले इतना आगे हैं। क्या अखिलेश यादव और मायावती मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? या अगर ये समीकरण नहीं बनते, महागठबंधन की स्थिति नहीं बनती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ को हराना नामुमकिन हो जाएगा। यह बात साफ है। इसीलिए देखिए रेस में योगी आदित्यनाथ आ गए और फिलहाल सबसे बड़े बनकर उभर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की बिसात बाकी नेताओं के लिए आसान रहने वाली नहीं है। योगी को हराना आसान नहीं होने वाला बाकी नेताओं के लिए। इसीलिए योगी और मोदी की अफवाह उड़ाई जा रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह है इसके पीछे बड़ी वजह। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना में जो काम किया है उससे चारों तरफ योगी की तारीफ हो रही है। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव थे, तब भी लगातार मीटिंग कर रहे थे। और योगी का जो पूरा ग्राफ है कोरोना से निपटने को लेकर, वो बाकी मुख्यमंत्रियों से कहीं आगे। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना में जो काम किया आपको बताएं, 30,000 से ज्यादा एक महीने पहले जो आंकड़े आ रहे थे, आज 24 घंटे का आंकड़ा मैं यूपी का आपको बताऊं तो 650, 24 घंटे में सिर्फ 650 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं। ये योगी ने कर दिखाया है ट्रिपल टी के जरिए, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, और इसके अलावा योगी ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के जरिए यह कर दिखाया है। आइए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने मैं सिर्फ और सिर्फ दो सूबों का, 2 राज्यों का आंकड़ा रखने जा रहा हूं। एक योगी आदित्यनाथ का राज्य और दूसरा महाविकास अघाड़ी का राज्य जो कांग्रेस शासित है। 2 आंकड़े में रखने जा रहा हूं सिर्फ, जिसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि योगी ने कोरोना में क्या काम किया। ये देखिए जरा, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़, महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ 50 लाख। ध्यान से देखिए कितने एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में, 12,959, और महाराष्ट्र में कितने एक्टिव केस हैं, 1,64,000 से ज्यादा। देखिए जरा, आबादी के मुकाबले दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और एक्टिव केस देखिए जरा, एक्टिव केस में भी जमीन आसमान का फर्क है। योगी के राज्य में 20 करोड़ आबादी, केस 12,000 13,000 के आसपास, और महाराष्ट्र की आबादी लगभग 11 करोड़ 50 लाख और केस 1,64,000। मौतें देखिए जरा, यूपी में 21,516 मौतें हुई हैं, तो महाराष्ट्र में मौतें हुई हैं 1,01,833। ये बता रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी ने जो काम किया है कोरोना से निपटने में, वो वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश एकलौता राज्य है जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं। 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट मैं आपको बताऊं 98% है। यही वजह है कि योगी सबसे कामयाब मुख्यमंत्री बनकर निकले हैं। कोरोना काल में सबसे बेहतर तरीके से योगी कोरोना से निपटे हैं, तो इसलिए यह क्रेडिट योगी को जाता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोधियों, विपक्षियों और प्रतिद्वंदियों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। इसलिए अफवाह के सहारे ही सही शायद योगी को शिकस्त देने के ख्वाब बुन रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायरस के विलन की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कोरोना वायरस के विलन से। अब तक कोरोना वायरस पर बहुत सी बातें आपने सुन ली कि यहां से निकला, वहां से निकला, लेकिन आज मैं मिलवा रहा हूं कोरोना वायरस के विलन से। ये जो आप पहला चेहरा देख रहे हैं, ये है युशेन हो। युशेन हो की मौत हो चुकी है, ये मर चुके हैं। आपको बताएं युशेन हो, वो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वुहान लैब के साइंटिस्ट
यूशेन वो की मौत हो गई है। अब आपको कौन बताएगा, दुनिया को कौन बताएगा कि कोरोना वायरस कहां से निकला? तो ये कोरोना वायरस के पहले विलन हैं। यूशेन वो की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि वायरस जब चीन में सामने आया उसके 2 महीने बाद ही यूशेन हो ने वैक्सीन बना ली थी। इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको वायरस के दूसरे विलन से मिलवाते हैं। वायरस के 4 विलन जो सब कुछ जानते हैं वायरस के बारे में, लाखों मौत के लिए वो जिम्मेदार हैं। ये है बैट लेडी शी झिंगली। ये भी वुहान लैब में ही साइंटिस्ट हैं। शी झिंगली को चमगादड़ों का विशेषज्ञ माना जाता है। ये है विलन नंबर 2, यानी इस वायरस के बारे में शी झिंगली सब जानती हैं। शी झिंगली नहीं, ये तो दो चेहरे हमने आपको दिखाए इस वायरस के विलन, लेकिन तीसरा चेहरा देखिए इस वायरस का विलन कौन है। यह है शेन वी। मेजर जनरल शेन वी शी जिनपिंग के बहुत नजदीकी और करीबी हैं। ये जो वायरस के विलन हैं, दुनिया आज इनका चेहरा देख ले कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ये जो मेजर जनरल शेन वी हैं, इन्हें जैविक जंग का मुखिया माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है। ना सिर्फ शेन वी, चौथे वायरस के विलन से आपको मिलवाने जा रहे हैं। चौथा वायरस का विलन है एंथनी फाउची। एंथनी फाउची व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं, लेकिन इनके जो लीक्स हुए हैं मेल, लगभग 866 पन्नों के मेल लीक हुए, जो बता रहा है कि इनको सब कुछ पता था वायरस के बारे में। और फाउची के बारे में आपको बताएं कि फाउची दरअसल इस वुहान लैब को पैसा भी दे रहे थे। आइए इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इनकी कुंडली क्या है। ये जितने भी वायरस के विलन हैं, इनकी कुंडली आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इन पर जो आरोप लगे वो इन्हें इस घातक साजिश का खलनायक बनाते हैं। जी हां, इसमें सबसे पहला नाम है, ये नाम वायरस के बारे में सब कुछ जानता था। यह है पहला नाम, यूशेन हो। ये यूशेन हो को जो आप देख रहे हैं, यूशेन हो एक वायरोलॉजिस्ट है जो पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे आप चीनी सेना कहते हैं, चीनी सेना के साथ ये काम करते थे। इसके अलावा हो वुहान लैब में शी झिंगली के साथ भी काम कर चुके हैं। यूशेन ने कोरोना को लेकर एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, लेकिन वो पेपर जारी हो पाते उससे पहले ही अचानक ये गायब हो गए। कहां गए किसी को नहीं पता। कुछ दिनों बाद पता चला कि यूशेन हो की मौत हो गई। सोचिए, इस शख्स को सब पता था, कैसे मौत हो गई? अब यह सवाल है। ये अगर जिंदा होते तो आज सब बता सकते थे। कोई नहीं जानता इनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल मौत के बाद टीम ने वो रिसर्च पेपर जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूशेन ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन कोरोना के पहले केस के 2 महीने बाद ही तैयार कर ली थी। सोचिए जरा, चीन में वैक्सीन कोरोना सामने आने के 2 महीने बाद ही बन गई थी और उसके पेटेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया था। तो कोरोना का पहला विलन। दूसरा विलन शी झिंगली। शी झिंगली का एक वायरोलॉजिस्ट है जो वुहान लैब के सेंटर फॉर इमर्जिंग एफिकेसी डिजीजेस की निदेशक थी। झिंगली के नेतृत्व में ही वुहान लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 1000 से ज्यादा जानवरों के जीन बदल दिए गए, जिनमें खरगोश, बंदर तक शामिल हैं। जानवरों के जीन बदलना ही कोरोना की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण बना। शी झिंगली को चीन में बैट लेडी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि शी झिंगली ने लगभग 16 साल से चमगादड़ों पर रिसर्च की। 2004 में उन्होंने चमगादड़ों में वायरस पर रिसर्च शुरू की। शी झिंगली वो पहली वैज्ञानिक है जिन्होंने चमगादड़ों में सार्स वायरस होने का पता लगाया था। इसके अलावा तीसरा विलन देखिए जरा कौन है, ध्यान से। तीसरा विलन है शेन वी। कोरोना की तीसरी विलन मैंने आपको बताई, और तीसरी विलन है शेन वी, जो एक जैविक हथियारों की एक्सपर्ट है। चीनी सेना पीएलए की मेजर जनरल है और 2014 से वुहान लैब में तैनात है। शेन वी मिलिट्री मेडिकल साइंस की सदस्य हैं, साथ ही महामारी और विषाणु विज्ञान एक्सपर्ट भी हैं। शेन वी ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और चीन में इन्हें द गॉडेस ऑफ वॉर और वुल्फ वॉरियर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताएं, चौथे विलन हैं एंथनी फाउची। डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। 1985 से व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार रहे हैं। ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक के साथ काम कर चुके हैं। डॉक्टर फाउची एक महामारी एक्सपर्ट हैं और इससे पहले इबोला और जीका वायरस पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में डॉक्टर फाउची का एक मेल सामने आया जिसमें कोरोना वायरस के असामान्य फीचर पर बात की गई। इसके अलावा फाउची पर कोरोना वायरस बनाने के लिए वुहान लैब को
फंड यानी पैसा देने का भी आरोप लगा है। आइए आपको बताते हैं कि ये जो कोरोना के विलन हैं, यानी ये 4 विलन पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में ये एक एक चीज जानते हैं। कौन से सच ये छिपा रहे हैं और इनकी क्या भूमिका है, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत के वायरस के 4 विलन। चीनी कोरोना का कॉन्ट्रैक्टर कौन? बैट वुमन ने बनाया डेडली वायरस का डेटाबेस। कोरोना कहां से आया और कैसे पनपा, इसे लेकर दुनिया भर के देश चीन की घेराबंदी में लगे हैं। मौत के वायरस की चीनी साजिश की हर स्क्रिप्ट अब सामने आ चुकी है। वो तमाम चेहरे अब बेपर्दा हो रहे हैं जिन्होंने दुनिया में मौत बांट दी। विलेन नंबर 1, यूशेन हो। चीन की कोरोना फैक्ट्री का वो वैज्ञानिक जो मौत के इस वायरस की ABCD अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि कोरोना दुनिया में तबाही मचाने वाला है। उसे पता था जो वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ वो दुनिया में मौत का तांडव करेगा, और शायद इसी वजह से यूशेन हो ने कोरोना विस्फोट के मात्र 2 महीने के अंदर ही कोरोना वैक्सीन के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया था। अब जरा सोचिए, चीन में कोरोना का पहला मामला दिसंबर 2019 में आया। 24 फरवरी 2020 को पेटेंट के लिए आवेदन दिया, जबकि WHO ने कोरोना को मार्च में महामारी घोषित किया। कोरोना विस्फोट के महज 2 महीने के भीतर वैक्सीन पर काम करना बहुत जल्दबाजी की बात मालूम होती है। ऐसे में साफ हो जाता है कि चीन के इस वैज्ञानिक को अच्छी तरह से पता था कि कोरोना फैलेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि विलेन चीन दरअसल दुनिया को क्यों गुमराह कर रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। गुमराह करने के पीछे वजह इसलिए क्योंकि चीन में विलन है। आपके सामने देखिए विलन कैसे गुमराह कर रहा है। पहले कहता रहा कि कोरोना जो है सांप से आया। कोरोना फैलने के बाद चीन ने सबसे पहले इसके पीछे सांप को वजह बता दिया कि कोरोना वायरस सांप के जरिए ह्यूमन बॉडी में आया और संक्रमण से फैलने की वजह से इसने महामारी का रूप ले लिया। हालांकि यह वायरस सांपों में कैसे पहुंचा इसकी कोई जानकारी ना तो चीन के पास ना दुनिया के पास वैज्ञानिक अब तक जुटा सके हैं। इसके बाद चीन ने बोला चमगादड़। चीन ने दावा किया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया है और एक इंसान से बाकी लोगों में यह फैलता चला गया और महामारी का रूप ले लिया। चीन ने अपने वैज्ञानिकों के जरिए दावा किया कि चमगादड़ और इंसानों का जेनेटिक सीक्वेंस लगभग एक जैसा है, इसलिए इसकी संभावना ज्यादा से ज्यादा है कि वायरस चमगादड़ के जरिए फैला हो। चीन अब तक देखिए कैसे गुमराह कर रहा था। फिर कहा वुहान मार्केट से आया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ पर दशकों से शोध चल रहा है। वुहान की यह लैब वेट मार्केट, जिसे पशु बाजार कहा जाता है, उससे चंद किलोमीटर दूर है और इसी वेट मार्केट में पहली बार कोरोना का पहला क्लस्टर सामने आया था। यह वेट मार्केट करीब 16,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। इसमें 300 से ज्यादा दुकानें हैं। चीन ने इसके बाद शिगुफा छेड़ा कि यह दरअसल एक जानवर है पेंगोलिन, उससे आया। इसके बाद दावा किया गया कि चींटियां खाने वाले पेंगोलिन से कोरोना फैला। चीन की तरफ से बताया गया कि हो सकता है कि पहले वायरस पेंगोलिन में आया हो, इसके बाद पेंगोलिन से इंसानों में आ गया। दरअसल आपको बता दें कि चीन के इस वेट मार्केट में पेंगोलिन और चमगादड़ सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं और इसलिए चीन बार बार पूरी दुनिया को गुमराह करता रहा। आइए आपको बताते हैं कि चीन ने दरअसल कैसे साजिश छिपाने का प्लान बनाया। सवाल यही है कि पूरी दुनिया आखिर चीन से हुई उत्पत्ति पर खामोश और चुप क्यों है, यह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, पहली बात यह कि साजिश छिपाने का प्लान क्या है, सब चुप क्यों है। बात यह कि उत्पत्ति पर बातचीत नहीं, यह वायरस कहां से आया इस पर कोई बात क्यों नहीं करता है। WHO की जांच पर भी सवाल उठ गए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आखिर कैसे जांच की। चीन पर दबाव डालने से WHO ने इनकार कर दिया। सोचिए, जहां से वायरस आया उस पर दबाव डालने से भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनकार कर दिया। बात किस पे हो रही है? कोरोना वेरिएंट पर बात हो रही है। WHO कह रहा है यह ब्रिटेन का वेरिएंट है, यह बांग्लादेश का वेरिएंट है, यह चीन का वेरिएंट है, लेकिन वायरस कहां से आया इस पर बात नहीं हो रही। कोरोना किसने बनाया इस पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही है, बड़ा सवाल यही है। वेरिएंट पर बात हो रही है, म्यूटेंट पर बात हो रही है, कोरोना कैसे और क्यों बनाया गया इस पर कोई बात नहीं हो रही है। सवाल यही है कोरोना वायरस बनाने का मकसद क्या था, इस पर पूरी दुनिया की, खास तौर पे वो संगठन, वो देश जिनकी जिम्मेदारी है, वो चुप और खामोश क्यों है। अब सवाल यह है कि आखिर
चीन पूरी दुनिया को महामारी क्यों बांटता है? चीन से ही सारी महामारी क्यों निकलती? कभी आपने सोचा है? जितनी भी बीमारियां निकल रही हैं पिछले 20 साल और 25 साल का आंकड़ा उठाएं, 100 साल का आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बीमारियां चीन से ही क्यों निकलती हैं? आइए आपको बताता हूं कुछ बीमारियां, सिर्फ आपको बताऊंगा। देखिए जरा, आपको साफ हो जाएगा कि चीन से ही महामारियां क्यों निकलती हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले चीन से जो महामारी निकली, देखिए जरा, सार्स। 2002 में यह बीमारी फैली, गुआंगडोंग में पहला केस इसका सामने आया, 37 देशों में यह बीमारी फैली और हजारों लोगों की मौत हो गई। यह भी चीन से आई। दूसरी बीमारी देखिए, एवियन फ्लू, यह भी चीन से आया। बर्ड फ्लू का एक वायरल संक्रमण है, 1996 में चीन में सामने आया। ये 2000 के बाद कई जगह फैल गया। पक्षियों से पक्षियों में फैलता है ये संक्रमण, इंसानों में भी फैल सकती है, मुंह आंख से संक्रमित हो सकते हैं। यह भी चीन से आया। अब सोचिए सारी बीमारियां चीन से क्यों आती हैं? स्वाइन फ्लू, पिग, चीन में न्यू स्वाइन फ्लू वायरस, पिग में मिला ये घातक वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। तो सवाल यह है, यह बीमारी भी चीन से आई। बर्ड फ्लू, चीन में नया स्ट्रेन मिला, शिनजियांग में नया मरीज, इंसान में बर्ड फ्लू संक्रमण हुआ, 1 महीने बाद इसकी जानकारी दी गई, यानी यह बीमारी भी चीन से आई। तो सिर्फ इतना ही नहीं, एक सबसे खतरनाक बीमारी, ये तो कोरोना से सिर्फ लगभग 37 लाख जाने गई, करोड़ों जाने गई थी जिस फ्लू से, स्पेनिश फ्लू से, वो कहीं और से नहीं, चीन से आया था। 5 करोड़ मौतें हुई थी दुनिया में स्पेनिश फ्लू से, वो भी दरअसल चीन से आया था। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये जो है कहां से आया था। ये जो स्पेनिश फ्लू है, स्पेनिश फ्लू कहां से आया था, ये आपको बताऊंगा। 5 करोड़ मौतें हुई थी, कहां हुई थी, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, स्पेनिश फ्लू कहां से आया था, स्पेनिश फ्लू कैसे बना महामारी। दरअसल 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने तबाही मचाई थी। 100 साल पहले हर तीसरा शख्स उस वक्त संक्रमित हो गया था, यानी पूरी दुनिया में हर तीसरा शख्स संक्रमित था। चीन पर बीमारी फैलाने का आरोप लगा और सबसे पहले अमेरिका में दी दस्तक। चीनी मजदूरों से संक्रमण का शक हुआ। 25,000 मजदूर कनाडा गए थे और चीनी मजदूरों ने इंफेक्शन फैलाया, कहा गया। स्पेन ने बीमारी के बारे में बताया। 25,000 जो मजदूर थे वो गए थे दरअसल कनाडा। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे मौत कोरोना से कितनी हुई चीन की वजह से और स्पेनिश फ्लू से कितनी हुई, जल्दी से आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यह है दुनिया का आंकड़ा कोरोना का। जरा देखिए ध्यान से, दुनिया में 37,78,000 मौतें कोरोना से हुई हैं। जिम्मेदार है चीन। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा, ब्राजील में 4 लाख से ज्यादा, भारत में 3,59,000 मौतें हुई कोरोना से। 37,78,000 मौतें हुई। स्पेनिश फ्लू से देखिए जरा कितनी मौतें हुई थी, यह भी चीन से आया था, यह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, स्पेनिश फ्लू से 100 साल पहले दुनिया में 5 करोड़ मौतें हुई थी। और देखिए जरा अमेरिका में कितनी मौतें हुई थी। भारत में 2 करोड़ मौत स्पेनिश फ्लू से हुई, अमेरिका में 7 लाख मौतें हुई और ब्रिटेन में 2,50,000 मौतें हुई 100 साल पहले। यह भी स्पेनिश फ्लू के वजह से हुई थी। तो बहरहाल अब वक्त आ गया है चीन से निपटने का और चीन को जिम्मेदार ठहराने का और चीन से बाकायदा हर्जाना वसूले जाने का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांसद, टीएमसी की सांसद नुसरत जहां की। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां, जिन्होंने कुछ वक्त पहले शादी की निखिल जैन से, लेकिन सुर्खियों में है, सांसद हैं, इसलिए खबर भी है कि निखिल जैन से शादी की, शादियों के बाद सुर्खियों में रही और तस्वीरों के साथ सुर्खियों में रही। लेकिन जो नुसरत जहां है, नुसरत जहां की निखिल जैन के साथ तो तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है कि नुसरत जहां अब यश के साथ रिश्ते में है। यश एक एक्टर है, टीवी फिल्म एक्टर है, बंगाली फिल्में करते हैं। यश के साथ रिश्ते में है नुसरत जहां। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। नुसरत अब निखिल से अलग हो चुकी हैं, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। आइए अब आपको बताते हैं कैसे हुई यश की एंट्री। कल आपने देख लिया था कि निखिल से अलग हो चुकी हैं, लेकिन यश की एंट्री कैसे हुई। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं नुसरत यश के साथ और दूसरी तरफ नुसरत निखिल के साथ। नुसरत जहां सांसद हैं, इसलिए उनके जिंदगी में जो हो रहा है वो खबर बन जाता है।
बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अपनी निजी जिंदगी को लेकर नुसरत ने निखिल के साथ शादी को अमान्य बताया तो हंगामा मच गया। इसके साथ ही यश दास गुप्ता के साथ नुसरत की नजदीकी की भी चर्चा होने लगी। दोनों की तस्वीरें वायरल हो गईं। आखिर कैसे हुई यश दास गुप्ता की नुसरत की जिंदगी में एंट्री, आपको बताते हैं। दरअसल 2020 में एक फिल्म आई थी SOS कोलकाता। इस बांग्ला फिल्म में नुसरत जहां और यश दास गुप्ता साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म में मिमी चक्रवर्ती भी थी। शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोस्ती गहरी होती गई। फिल्म के प्रचार के दौरान भी दोनों एक दूसरे के साथ बेहद सहज और करीब दिख रहे थे। दोनों के संबंध को लेकर चर्चा भी होने लगी थी। इसके बाद राजस्थान ट्रिप पर दोनों साथ गए थे। यश स्टोर की तस्वीरें भी शेयर कर रहे थे और इसी दौरान जब मीडिया ने यश से नुसरत के साथ संबंध को लेकर सवाल किए, जिसमें यश ने नुसरत के साथ रिश्तों को लेकर संकेत भी दिया था। मीडिया में खबरें आई कि 6 महीने से नुसरत जहां निखिल अलग अलग रह रहे हैं। निखिल ने भी कहा कि नुसरत और वो नवंबर से अलग हो गए थे और अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल 2019 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी सुर्खियों में भी रही। आइए अब आपको बताएं कौन है यश। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर नुसरत ने क्या इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नुसरत ने पति से अलग होने के बाद इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर अपलोड की है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। उसके बाद आपको आगे बताऊंगा कि यश कौन है। नुसरत की वो तस्वीर अगर मैं दिखाऊं इंस्टाग्राम पे, ये देखिए नुसरत जहां आपको दिखाई दे रही है, अपनी गाड़ी के आगे नुसरत बैठी है और उन्होंने ये इंस्टा पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो ऐसी महिला नहीं है जो अपना मुंह बंद रख सके। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये उन्होंने इंस्टा पर लिखा है कि वो ऐसी औरत नहीं है जो चुप रहे। आइए आपको बताते हैं निखिल और नुसरत के बीच ऐसा हुआ क्या कि जो दोनों अलग हो गए। नुसरत और निखिल के बीच क्या हुआ ये आपको बताने जा रहे हैं कि नुसरत और निखिल, एक्ट्रेस नुसरत ने कारोबारी निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी की थी। उन्होंने शादी की तस्वीरें भी शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। जी हां, अब आपको बता रहे हैं कि दरअसल दोनों के बीच कुछ वक्त पहले निखिल और नुसरत की शादी हुई और शादी के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। नुसरत और निखिल के बीच ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये यश और नुसरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिर कौन है यश दास गुप्ता? बंगाल के एक पॉपुलर एक्टर हैं। यश दास ने इसी साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो ये चुनाव हार गए। इन बातों को और ज्यादा हवा मिली और आपको बताएं उसके बाद खबर ये मिल रही है कि अब निखिल और नुसरत साथ साथ नहीं रह रहे हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं निखिल ने एक जो खुलासा किया है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। जल्दी से आइए। यानी नुसरत के पति निखिल अब खामोश नहीं है, उन्होंने खुलासा किया। वो क्या कह रहे हैं नुसरत के आरोपों के बाद? निखिल का कहना है हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे, बिना किसी लालच के सपोर्ट किया और अगस्त 2020 से उनके तेवर बदल गए। यह कहना है नुसरत के पति का। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ, यह कह रहे हैं निखिल जैन। कई बार शादी रजिस्टर कराने को कहा, यानी रजिस्टर शादी नहीं कराई थी, लेकिन नुसरत लगातार इग्नोर करती रहीं। और आइए आपको बताते हैं कि कौन सा लेटर लिखा है। यह वो चिट्ठी है जो खुद लिखी है निखिल जैन ने। लेकिन अब देखिए नुसरत कह रही है कि उनकी शादी तुर्की में हुई थी, तुर्की की शादी यहां रजिस्टर नहीं कराई, इसलिए शादी मान्य नहीं है, इसलिए तलाक लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि शादी रजिस्टर नहीं थी। लेकिन मैं आपको सुनवाता हूं, नुसरत जब देश की संसद में थी, नुसरत कह रही शादी हुई नहीं तो तलाक कैसा। नुसरत जब संसद में थी और संसद में पहुंची तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना नाम लिया उसमें निखिल जैन का नाम भी शामिल था। और हिंदुस्तान में यह परंपरा है कि अगर शादी के बाद महिला अपने पति का नाम जोड़ती है, वही नुसरत ने भी किया। जरा सुनिए पहले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। আমি নুসরাত জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি নুসরাত জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। तो बीजेपी नुसरत के इस बयान पर सीधे सवाल कर रही है कि नुसरत कह रही है शादी हुई नहीं तो तलाक कैसा, और इस बयान के साथ वो सवाल पूछ रहे हैं फिर नुसरत ने नाम क्यों जोड़ा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।